जीव विज्ञान के आज हम पाचन तंत्र चैप्टर करने वाले हैं। बहुत ही कम समय में यह पूरा हो जाएगा और मोटा मोटी सारे कॉन्सेप्ट्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए आवश्यक हैं आप कवर कर पाएंगे। पाचन से ही जब हम कोई भोजन लेते हैं तो पाचन के माध्यम से ही जब पचता है तो शरीर में अवशोषित होकर ऊर्जा मिलता है। तो पाचन चैप्टर अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। पाचन को अंग्रेजी में इंजेशन नहीं डाइजेशन कहते हैं। पाचन का एक तरीका है, एक सिस्टमेटिक ढंग से होता है। इंजेशन यानी कि जब हम मुंह से ग्रहण करते हैं तो यहाँ वहीं से ही पाचन शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले इंजेशन होता है, फिर डाइजेशन होता है, तब उसका ऑब्जॉर्प्शन होता है या अवशोषण होता है, और उसके बाद एसिमिलेशन स्वांगीकरण होता है, यानी कि वो सर्कुलेशन के माध्यम से बॉडी के चारों तरफ से जाता है, और जो बाद बच जाता है पार्ट वो उसका जो है इजेशन हो जाता है, शरीर से बाहर मल मूत्र के माध्यम से, पसीना के माध्यम से बाहर आ जाता है। पाचन जो है आहार नाल के माध्यम से होता है और आहार नाल की लंबाई 9 मीटर या फिर 35 फीट होता है। मुख गुहा माउथ इसको बोलते हैं या फिर बकल कैविटी भी बोलते हैं। मुख गुहा में दांत होता है, जीभ होता है, और इसके बाद जो है ग्रास नली होता है जिसके माध्यम से पेट और बकल कैविटी को जोड़ता है। ग्रास नली, इसको एसोफेगस कहते हैं। उसके बाद जो है भोजन आमाशय या पेट में जाता है। उसके बाद जो है कुछ पचा हुआ भोजन छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। उसके बाद भोजन जो है बड़ी आंत में जाती है, वहीं पर पूर्ण रूप से भोजन अवशोषित हो जाता है, जल का अवशोषण होता है, और बाकी जो वेस्ट बचता है वो उसका जो है मल के माध्यम से बाहर चला जाता है। आगे हम लोग देखते हैं पाचन कराने वाली ग्रंथियां, कुछ ग्लैंड्स होते हैं, उन्हीं ग्लैंड्स के मदद से पाचन होता है, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स या फिर यकृत और पैनक्रियाज। इसके माध्यम से पाचन में, भोजन के पाचन में सहायता होती है। पाचन जब भी हम कुछ खाते हैं तो मुंह से शुरू होता है और मुंह में दांत होता है, तो दांत के टाइप्स को हम लोग समझ लेते हैं। दांत जो है इस जो ये फिगर जो दिखा रहे हैं इस टाइप का होता है, अंदर से सोर टाइप का होता है, नीचे उसको जो निकला होता है उसको रूट बोलते हैं, और जब से जो सबसे जो ऊपरी पार्ट होता है उसको जो है एनामल कहते हैं, और एनामल के नीचे जो होता है उसको डेंटाइन कहते हैं। और दांत का 3 पार्ट होता है, एगो क्राउन होता है, एगो नेक होता है, एगो रूट होता है। और दांत जो है ना, दांत 4 प्रकार के होता है। ये हमारा दांत है, ये 4 प्रकार का होता है दांत। जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स, दांत हमारा 4 प्रकार का होता है। मोलर होता है, प्री मोलर होता है, कैनाइन होता है और इंसीजर होता है। तो इंसीजर जो है 8 होता है, 8 यानी कि दो नीचे बाएं साइड, 2 नीचे दाएं साइड, और सेम उसी तरह ऊपर भी। तो ये इंसीजर होता है 8। इसका काम होता है काटना। भोजन जब हम लोग सेव खाते हैं तो काटने का काम इंसीजर के माध्यम से होता है। इसी टीथ को स्माइलिंग टीथ या फिर मुस्कान दांत भी कहा जाता है। कनाइन जो है 4 होते हैं। ये हल्का सा जो है ये ऐसे तिरछा टाइप का होता है, काटने वाला नुकीला टाइप का ये होता है। ये नीचे 2 और ऊपर 2, टोटल 4 होते हैं। इसी को कस्पिड भी बोला जाता है। इसका काम फाड़ना होता है। जैसे कि हम लोग गन्ना चूसते हैं, गन्ना ऊखी खाते हैं हम लोग, तो उसको जो है फाड़ने के लिए इसी का प्रयोग होता है। मांस खाते हैं तो हड्डी से मांस को चीरने के लिए इसी कस्पिड का या फिर कैनाइन का प्रयोग होता है। और एक होता है प्री मोलर।
प्रीमोलर जो है यह पीसने का काम करता है, प्रीमोलर। और एक होता है मोलर। मोलर जो है सबसे पीछे होता है, और उसके बाद जो है प्रीमोलर होता है, उसके बाद जो है कैनाइन, और उसके बाद इंसीजर होता है। तो जो मोलर का कार्य होता है ये 12 होता है, यानी कि 4 पार्ट में 12 को डिवाइड कर दीजिएगा तो 3 दाएं बाएं ऊपर नीचे हो जाता है। ये पीसने का काम करता है ये भी, लेकिन और ज़्यादा मेहिया पीसना है तो मोलर का प्रयोग होता है। इसी को जो हम लोग अक्कल दांत भी बोलते हैं। अस्थाई दांत यानी कि जो परमानेंट टीथ होते हैं, इसका फार्मूला है 2123/2123, यानी कि दांत को यदि डिवीज़न किया जाए 4 पार्ट में तो एक पार्ट में 2, 1, 2, 3, यानी कि 2 होगा हमारा, क्या होगा, हमारा इंसीजर हो जाएगा, 1 हमारा कस्पिड हो जाएगा या फिर कैनाइन हो जाएगा, और 2 हमारा प्रीमोलर, और 3 जो है मोलर, एक साइड एक नीचे। और इसको जब 4 से गुना कीजिएगा तो ये हमारा हो जाएगा 8 चौका 32 टोटल टीथ हमारा हो जाएगा। यानी कि टोटल ऐसे इंसीजर 8, कैनाइन 4, प्रीमोलर 8 और मोलर 12 होते हैं। और अस्थाई दांत 2102, यानी कि ये बच्चों में होता है, इसमें प्रीमोलर होता ही नहीं है, प्रीमोलर इसमें 0 होता है प्रीमोलर, और इसमें भी इंसीजर 8 होता है, कैनाइन 4 होता है और मोलर 8 होता है। यानी कि बच्चा में जो है मोलर नहीं होता है, जो मोलर जो बाद में आता है, 4 मोलर बाद में आता है, उसी को अक्कल दांत कहा जाता है, जो बड़ा होने के बाद आता है। अच्छा, दूध के दांत जो हैं 20 होते हैं, दूध के दांत 20 होते हैं। ये 3 से 4 साल में उगते हैं। सबसे पहले 6 माह में इंसीजर उगता है। टीथ कैरेक्टरिस्टिक यानी दांत के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि थिकोडोंट, ये मसूड़ों में फंसा हुआ जो दांत होता है इसको थिकोडोंट कहते हैं। और डिफोडोंट होता है, जो दांत फिर से उग जाते हैं उसको डिफोडोंट कहते हैं। और एक होता है हेट्रोडोंट, यानी कि जो अलग अलग प्रकार के जो दांत होते हैं उसको हेट्रोडोंट कहते हैं। दांत हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग जीभ को पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जीभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर होता है, और इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे फॉलिकल्स की तरह टेस्ट बड्स होते हैं। और टेस्ट बड के माध्यम से ही हमको पता चलता है कि किसी भोजन का स्वाद कैसा है। और यह इसका इतना ही नहीं, यह भोजन को निगलने का काम करता है, भोजन को मिलाने का काम करता है और टेस्ट भी देता है। तो बीपीएससी या फिर कोई भी परीक्षा बार बार जो है जीभ के टेस्ट से क्वेश्चन पूछते रहता है। तो ये सबसे जो नीचे आगे वाला जो पार्ट होता है ये वाला, ये जो है इससे जो है मीठा, सबसे पहले मीठा का एहसास होता है। उसके साइड में अगर और पीछे थोड़ा सा जाते हैं, ये वाला पार्ट तो नमकीन का हमको फील होता है। और उसी में अगर पीछे जाए, थोड़ा सा पीछे जाए तो वहाँ पे खट्टा का महसूस होता है। और जो बीच वाला पार्ट होता है जीभ का, इसमें उमामी या फिर कसैला स्वाद आता है, और कड़वा स्वाद सबसे पीछे वाले पार्ट में आता है दोस्तों। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ रहे हैं लार ग्रंथियाँ यानी कि ये ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा निकालते हैं, और इन सलाइवा का कार्य होता है वो हम अभी पढ़ेंगे। लार ग्रंथियाँ जो है पैरोटिड ग्लैंड्स, जो पैरोटिड होता है, आप देखिएगा यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, ये एक फिगर है, और यहाँ का जो पार्ट है, ये कनपट्टी के तरफ का जो पार्ट है ये कानों के सामने होता है। ये सबसे बड़ा जो है सलाइवरी ग्लैंड होता है हेड में, यहाँ पे कान के सामने होता है। और सबलिंगुअल एक होता है सबलिंगुअल, यह जीभ के नीचे, ये सबसे छोटा होता है, यह जीभ के नीचे पाया जाता है। और एक होता है सबमैंडिबुलर, ये जबड़े के नीचे होता है, ये सबसे ज़्यादा सलाइवा प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस मोस्ट सलाइवा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन, जो एमाइलेज होता है इसी को हम लोग टाइलिन नाम दे देते हैं। ये क्या करता है, स्टार्च को, आलू में स्टार्च पाया जाता है, अन्य
भोजन में भी पाया जाता है। तो ये स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है दोस्तों। और माल्टोज क्या है? माल्टोज एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जिसमें ग्लूकोज रहता है, आसानी से टूटकर पच जाता है। और ये तो सलाइवरी एमाइलेज हो गया। और ये लार ग्रंथियाँ लाइसोजाइम भी निकालती हैं। और लाइसोजाइम क्या करता है? मुंह में बैक्टीरिया को मार देता है या फिर जो भी संक्रमण होता है उसको रोकता है। मान लीजिए कि हम कुछ खा रहे हैं और वो संक्रमित है, तो जीभ से ही उसका जो है उसको बैक्टीरिया को मारने का काम लाइसोजाइम के थ्रू होने लगता है। तो जब इसलिए हो जाता है, जब वो अंदर जाएगा तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, इसलिए उसको पहले ही मार दिया जाता है लाइसोजाइम के द्वारा। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों एसोफेगस। इसी को हम लोग मुख, गुहा और पेट या फिर अमाशय को जो जोड़ने का काम करता है उसको हम लोग एसोफेगस कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये एक पाइप की तरह होता है जो गर्दन से और अमाशय, गर्दन से ये वाला जो है ये वाला ये पेट नीचे हो रहता है और ऊपर ये हेड रहता है, इसको जोड़ने का काम एसोफेगस करता है। एसोफेगस ये बकल कैविटी और स्टोमक को जोड़ने का काम करता है। एसोफेगस जो एक पाइप की तरह होता है, जब हम लोग भोजन कुछ निगलते हैं तो क्रमानुकुंचन या फिर पेरिस्टलेसिस प्रोसेस के थ्रू ऐसे करके करके अंदर जाता है, पेट में जाता है। दोस्तों इसकी लंबाई 25 cm होती है, समझे। और ये भोजन पेट में जाता है क्रमानुकुंचन विधि के द्वारा। अब हम लोग पढ़ते हैं अमाशय के बारे में, यानी कि पेट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि पेट क्या होता है। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आप जे टाइप का आपको कुछ दिख रहा है। ये जब आप कोई दवा लेते हैं, जब आप कोई पेट से संबंधित, गैस से संबंधित कोई दवाई लेते हैं तो उस पे आमतौर पे इस टाइप का फिगर आप लोग देखते होंगे, इस टाइप का। ये जो है ये अमाशय है, इसी को पेट बोला जाता है। यह जे के साइज का होता है और यह 3 भाग में होता है, समझे। इसका जो पहला भाग होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको फंडस बोला जाता है। और जो दूसरा भाग होता है ये, इसको बॉडी बोला जाता है, बॉडी। और जो तीसरा पार्ट होता है इसका, तीसरा पार्ट उसको बोलते हैं पाइरोलस। ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं पाइरोलस। और जो तीसरा वाला पार्ट के बाद जो छोटी आंत से जुड़ता है वो होता है ड्यूडेनम। और जो हमारा जो पेट होता है इसमें जो HCl होता है, इसका जो pH वैल्यू होता है वो 1.5 से 4 होता है। जो इसका हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है 1.5 से 4 इसकी अम्लीयता होती है। और इसी में जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इसमें पाए जाते हैं। और इसी में जो है म्यूकस का लेयर भी पाया जाता है। और इस अमाशय में पेट में भोजन 3 से 4 घंटा तक रहता है। ठीक है दोस्तों, जब गैस्ट्रिक जूस निकलता है और भोजन जब एक दूसरे से मिल जाता है, एक दूसरे से मिला देता है, तो वो क्या हो जाता है, काइम होता है। उसी में एंजाइम और HCl मिलकर पचाना शुरू कर देता है। और रेनिन जो है, रेनिन ये दूध के पाचन में ये काम करता है। अच्छा, अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा समझते हैं। ये ऑक्जेंटिक या पेरिएटल सेल, इसमें HCl बनता है, यानी कि पेट में ये अमाशय है हमारा, और इसमें क्या होता है, ऑक्जेंटिक या फिर पेरिएटल सेल होता है। इसके थ्रू क्या होता है कि पेट में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। वह एसिड भोजन को बहुत जल्दी पचाने में मदद करता है। और ये तो एक प्रकार का सेल हो गया। फिर इसी में पेप्टिक या फिर चीप सेल पाया जाता है। तो पेप्टिक इसी में पाया जाता है, पेप्टिक या फिर चीप सेल इसी में पाया जाता है, पेट में ही। तो ये पेप्टिक या फिर चीप सेल क्या करता है, ये एक पेप्सिनोजेन एंजाइम निकालता है। और जब इससे पेट में तो ऑलरेडी HCl होता है, और जब इसमें HCl मिलता है तो वो क्या करता है, पेप्सिन बना देता है। और ये करता है, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है।
पेप्टोन में या फिर पेप्टाइड्स में बदल देता है। और वो पेप्टोन या पेप्टाइड्स जब छोटी आंत में जाता है तो वहाँ पे भी उसका बृहत पाचन होता है। और इसमें और क्या होता है पेट में भैया, तो इसमें म्यूकस सेल होते हैं। म्यूकस सेल जो है वो एक चिपचिपा पदार्थ होता है, आमतौर पे जो नाक में रहता है वही होता है, उसी टाइप का अंदर रहता है। वो क्या करता है, उससे क्या होता है एक लेयर बन जाती है और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो है पेट को जलन से बचाता है। इसमें एक और सेल होता है, उसको जी सेल बोलते हैं। इसको गैस्ट्रिक हार्मोन इसमें से स्राव होते हैं। यह क्या करता है कि पेट में HCl के उत्पादन को उत्तेजित करता है। क्यों करता है? ताकि पाचन के क्रिया को बढ़ा सके। आमाशय में अल्सर रोग हो जाता है। क्यों हो जाता है? जो ड्यूडेनम की जो परत है उसी में घाव हो जाता है। इसी के कारण आमाशय में ये जो ड्यूडेनम है इसी के परत में जो है घाव हो जाता है, तो इसको जो है आमाशय में अल्सर बोलते हैं। ये एक बैक्टीरिया के कारण होता है। इस बैक्टीरिया का नाम है H. फाइलम बैक्टीरिया। अब हम लोग पढ़ते हैं भोजन अब पेट में आ गया, पेट से भोजन अब छोटी आंत में जाएगा। दोस्तों ये जो पेट में जो भोजन आया था यहाँ से ये वाला जो पार्ट है ये छोटी आंत है। भोजन अब छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर लंबा होता है। इसका व्यास 1 इंच होता है। लीवर एवं पैनक्रियाज से जो भी आएगा डेड्यूनम में जाएगा, यानी कि कुछ जो है हार्मोन, कुछ एंजाइम लीवर और पैनक्रियाज जो स्रावित करते हैं वो डेड्यूनम के माध्यम से छोटी आंत में जाएगा। डेड्यूनम जो है छोटी आंत का 10 इंच का ये पार्ट होता है। ये लोहे का अवशोषण करता है। यह पेट से काइम, यकृत से पीत, अग्नाशय से एंजाइम प्राप्त करता है। यानी कि डेड्यूनम जो है जो पेट से जो यानी कि जो यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे जो भी बनता था इसमें मिल के गैस्ट्रिक जूस और भोजन मिलता था तो इसको काइम बोलते थे। और वही काइम क्या होता है, आता है डेड्यूनम के थ्रू, तो ये पेट से काइम वहीं पे लोहे का भी अवशोषण हो जाता है। और यकृत से जो पीत आता है और अग्नाशय से जो एंजाइम प्राप्त होता है वह यहीं में आता है, यह प्राप्त करता है और छोटी आंत में। और दूसरा जो इसका पार्ट है ये तो हो गया डेड्यूनम, और दूसरा जो इसका पार्ट है जेजुनम। बीच वाला पार्ट जो है जेजुनम और लास्ट वाला पार्ट को इलियम कहते हैं। तो जेजुनम क्या करता है, ये आंतरिक सतह होता है। इसके आंतरिक सतह में विली जो एक अंगुली के जैसा होता है, बाहर ऐसे निकला होता है। आप खसी बकरी का जब काटता होता है तो उसके लाद को देखे होइएगा, वो छोटा अंगुली के आकार का होता है। वो विली या फिर माइक्रोविली का कहते हैं। ये अवशोषण को और बढ़ा देता है, इसलिए उसमें ये उंगली के आकार का होता है ताकि एरिया बढ़ जाए। अब लास्ट वाला पार्ट होता है इलियम। इलियोकस जंक्शन पर बड़ी आंत से पहले भाग से जुड़ता है। ये जो है दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है ये है बड़ी आंत, ये वाला है छोटी आंत, और ये था हमारा पेट। तो यहाँ पे जो जुड़ता है इलियोकस जंक्शन पे बड़ी आंत छोटी आंत एक दूसरे से जुड़ता है, और उससे पहले का जो पार्ट होता है ये इलियम होता है। समझे? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं लीवर यानी कि यकृत। ये लीवर जो बना होता है यह सेल होता है एक प्रकार का हेपेटिक सेल। जैसे कि अगर लीवर का प्रॉब्लम होता है तो उसको बोलते हैं हेपेटाइटिस, यानी कि ये हेपेटिक सेल में जो प्रॉब्लम होता है वो हेप उसका रूट वर्ड होता है। दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं कि क्या कैसे होगा इसमें। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं लीवर। ये है हमारा लीवर। ये इसका लेफ्ट लोब है, ये इसका राइट लोब है। ये आमतौर पे जब आप लीवर का दवाई खरीदिएगा तो ऐसा ही फिगर कुछ बना रहता है उस पर, ऐसा जिसका लीवर वगैरह बढ़ जाता है तो जब वो दवाई खरीदता है तो उस पर फिगर कुछ ऐसा ही होता है। लीवर के एक नीचे जो ग्लैंड होता है वो पित्ताशय इसी को बोलते हैं, या फिर गॉल ब्लैडर।
और इसके जस्ट सटे हुए जो है पैनक्रियाज होता है, और इसके ऊपर जस्ट सटे हुए जो है स्प्लीन या फिर प्लीहा होता है। लीवर जो है हेपेटिक सेल से बना होता है। लीवर जो है 500 से 1000 ml जो है पीतरस या फिर बाइल जूस को जो ये निकालता है। लीवर का जो वजन होता है आमतौर पे 1.5 किलो का होता है, और सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है लीवर। ये क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है लीवर, और वसा के पाचन के लिए भी ये आवश्यक है, अवशोषण भी करता है, और ये पीतरस का उत्पादन भी करता है। ये हरा पीला द्रव होता है पीतरस, ये लवणीय होता है, ये क्षारीय नहीं होता है, पीतरस लवणीय होता है। अच्छा, वसा को इमल्सिफाई करता है, यानी कि पायसीकरण करता है, अर्थात बड़े वसा गोल्यूबल्स को, जो पेट से जो बड़े बड़े वसा के टुकड़े आए थे, गोले आए थे, उसके छोटे छोटे वसा के गोल्यूबल्स में ये बदल देता है। कौन? तो पित्त। ये हमारा स्प्लीन था। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ इसी में पाई जाती हैं। इसी में क्या बोलते हैं उसको? लैंगरहैंस की, ये बोलते हैं इसको आइलेट ऑफ लैंगरहैंस बोला जाता है। इसमें जो है अल्फा, बीटा एवं डेल्टा सेल्स पाए जाते हैं। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ ये पैनक्रियाज में ही पाया जाता है। ये वाला जो पैनक्रियाज वाला पार्ट है इसी में पाया जाता है। अच्छा, ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज का संग्रहण करता है लीवर, आवश्यकता पड़ने पर उसको मुक्त कर देता है। रक्त प्लाज्मा में प्रोटीनों का संश्लेषण करता है लीवर, जैसे कि एल्ब्यूमिन, क्लोटिन फैक्टर, ये सब जो है करता है। भंडारण, इसमें विटामिन ए, डी, ई, के एवं Fe यानी कि लोहा, कॉपर और भी मिनरल्स को ये संग्रह करता है लीवर। जैसे कि आप किसी जंतु का यदि आप लीवर खाते हैं तो लीवर आजकल जो है सुपर फूड के श्रेणी में आता है। क्यों? क्योंकि उसमें सारे विटामिन्स, सारे मिनरल्स और भी जो जरूरी वाले चीज़ हैं वो सब पाए जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात यह है कि उसमें अमोनिया भी, यूरिक एसिड भी बहुत बड़े लेवल पर पाया जाता है, इसलिए वो खतरनाक भी होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों अग्नाशय। ये जो हम लोग पीला वाला पार्ट देख रहे हैं, अब हम लोग अग्नाशय पढ़ रहे हैं। पत्ते की आकार का ये होता है, ये 30 ग्राम का होता है, और ये एक मिश्रित ग्रंथि है, यानी कि बाह्य एवं अंतःस्राव दोनों होता है इसमें। खोज इसका जो है होरोफिलस ने किया था। होरोफिलस ने इसका खोज किया था। ये बाह्य स्राव, जो भी किसी ग्लैंड से बाह्य स्राव होता है उसको एंजाइम कहते हैं, जैसे कि एमाइलेज यानी कि पैनक्रियाज से भी एमाइलेज एंजाइम निकलता है। ये क्या करता है एमाइलेज? जो भी बचा खुचा, जो हम लोग मुंह में स्टार्च खाए, जल्दी निकल लिए, वहाँ पे स्टार्च नहीं टूट पाया माल्टोज में, तो फिर वो छोटी आंत में आता है और वहाँ जो है स्टार्च जो है माल्टोज में बदल जाता है एमाइलेज के थ्रू। और एमाइलेज कहाँ से आता है? अग्नाशय से आता है, छोटी आंत में। और दूसरा क्या है? लाइपेज क्या करता है? जो फैट है हमारा, जो हमारा वसा है, उसको फैटी एसिड में तोड़ देता है और ग्लिसरॉल में बदल देता है। और क्या करता है? ये बाह्य एंजाइम अग्नाशय से आता है ट्रिप्सिन। ये पेप्टाइड्स और पेप्टोन जो ऊपर से आया था, जो पेट में से आया था, उसको एमिनो एसिड में तोड़ देता है। अंतःस्रावी भूमिका, यानी कि अंतःस्रावी जो हार्मोन है इसकी क्या भूमिका है? तो ये रक्त शर्करा को नियंत्रण करता है। अंतःस्रावी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि रक्त के शर्करा को नियंत्रित नहीं किया जाता है, अनकंट्रोल्ड हो जाता है यदि ब्लड शुगर, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को डायबिटीज़ बोलते हैं। अल्फा सेल होता है, अल्फा सेल क्या करता है? ये ग्लूकागोन जो है
ग्लूकागोन जो अल्फा सेल से जो है ग्लूकागोन निकलता है, ये जो ग्लाइकोजन होता है इसको ग्लूकोज में बदल देता है। मान लीजिए कि जो हमारा लीवर था, लीवर क्या किया कि कुछ जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में रखा है अपने, तो वो क्या करेगा, जब शरीर को ज़रूरत पड़ेगा तो अल्फा सेल अंतस्रावी हार्मोन के थ्रू अल्फा सेल से ग्लूकागोन निकलेगा, ये ग्लाइकोजन को फिर ग्लूकोज में बदल देगा। और एक होता है बीटा सेल, इसका ठीक उल्टा काम होता है, ये इंसुलिन इसमें से निकलता है बीटा सेल में से, यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। यानी कि मान लीजिए कि हम खूब रसगुल्ला खाना खूब खाएं, ब्लड में हमारा शुगर का लेवल बढ़ गया शुगर का लेवल, तो ये इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है और ग्लाइकोजन का संग्रहण लीवर कर लेता है। एक होता है डेल्टा सेल, ये सोमैटोस्टेटिन ये इससे जो है निकलता है, और सोमैटोस्टेटिन से ये पेट का ही ये इम्पोर्टेंट पार्ट का ये काम करता है, उतना इसको डिटेल में यहाँ पे नहीं दिया गया है। छोटी आंत्ररस, यानी कि अब कुछ आंत्ररस जो है पैनक्रियाज से लीवर से तो आता ही है डेड्यूनम के थ्रू, लेकिन छोटी आंत भी कुछ रस को निकालता है, जैसे कि माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज। माल्टेज क्या करता है, ये माल्टोज को जो है ग्लूकोज में तोड़ देता है, और सुक्रेज क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है, और लैक्टेज क्या करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक कर देता है, और सुक्रोज को ही हम लोग टेबल शुगर या फिर जो हम लोग खाते हैं वो शुगर कहते हैं। अच्छा, लैक्टोज का सूत्र C12H22O11 होता है। नाउ अब हम लोग पढ़ते हैं बड़ी आंत, यानी कि ये जो आंत है हमारा, यही हमारा बड़ी आंत है। इसमें जो है सबसे लास्ट वाला काम होता है, इसमें जल का अवशोषण बड़ी आंत में ही होता है। ये जठरांत्र यानी कि जठर का ये अंतिम मार्ग होता है, और पाचन तंत्र का अंतिम भाग होता है बड़ी आंत। जल का अवशोषण यहीं पे होता है। ये 4 भाग में होते हैं। ये जो पहला पार्ट है दोस्तों, इसको हम लोग सीकम बोलते हैं, सीकम, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है इसको कॉलन बोलते हैं, और जो तीसरा पार्ट को रेक्टम, और चौथे पार्ट को एनस या फिर एनस कनाल बोलते हैं। और ये जो है इलियोकस वॉल्व या फिर इलियोकस जंक्शन होता है, यहीं पे एक इलियोकस वॉल्व होता है, उसके नीचे ये वाला जो पार्ट, छोटा सा जो पार्ट निकला होता है, इसी को जो है अपेंडिक्स बोलते हैं। ये एक अवशेषी अंग है, इसका अब कोई काम नहीं रह गया है। इसी में जब दर्द होता है तो इसी को डॉक्टर लोग काट के हटा देता है। और बड़ी आंत की जो लंबाई होती है 1 मीटर होती है, और इसको डायमीटर 3 इंच होता है, यानी कि ये सबसे चौड़ा होता है ये वाला। और पाचन तंत्र से संबंधित रोग अब हम लोग पढ़ लेते हैं, विच इज़ इम्पोर्टेंट। पीलिया, इसी को जॉन्डिस भी बोला जाता है। ये बिलिरुबिन का अतिस्रावण से होता है। बाइल जूस पीला और हरा कलर का होता है। तो पीला जो बिलिरुबिन होता है ये आरबीसी के टूटने से बनता है, और ये रक्त में जब बिलिरुबिन की मात्रा जब बढ़ जाती है तो शरीर पीला पीला दिखने लगता है, इसीलिए इसको पीलिया रोग कहते हैं। डायरिया, बहुत अधिक क्रमानुकुंचन यानी कि पेरिस्टलिसिस होता है, तो ये मल में बहुत ज़्यादा तरलता आ जाता है, और जल का जो है कम अवशोषण होता है, इसी को पेटझड़ी बोलते हैं। इंसुलिन जब कम हो जाता है, इंसुलिन का उत्पादन कम हो जाता है, तो ग्लाइकोजन जो है नहीं बन पाता है, तो क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो क्या होता है, बढ़ने से डायबिटीज़ होता है। और इरिटेबल बॉल सिंड्रोम IBS जो है, ये बड़ी आंत की सिकुड़ जाने का रोग होता है ये IBS। और एक होता है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि पेरिस्टलिसिस की प्रक्रिया जब बहुत स्लो हो जाती है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। नाउ अब हम लोग मोटा मोटी सारे चीज़ों को कवर कर चुके हैं, आप इसको आराम से देखकर समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच।